चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम कक्षा 12वीं का जो आपका क्लास है, क्लास 12वीं का चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत, ये जो चैप्टर है हमारा चल रहा था। इसमें हम पूंजीवाद, जो पूंजीवाद है और साम्यवाद, इसके बारे में हमने देख लिया था एक संक्षिप्त में। फिर हम पूंजीवाद और साम्यवाद के बारे में बता दें। पूंजीवाद जो जिसका नेतृत्व यूएसए और साम्यवाद है जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। जैसा कि मैंने बताया था कि जब दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, वैसे युद्ध जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जैसा कि जो पृथ्वी थी ये दो गुटों में, दो विचारधाराओं में बट गए। एक पूंजीवादी, एक पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधारा में बट गए। जैसा कि पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व यूएसए कर रहा था, तो इसके नेतृत्व में जितने भी देश थे उनको पहली दुनिया तथा जो सोवियत संघ था इसके नेतृत्व जो आए उनको दूसरी दुनिया कहा गया। तो देखिए, इसमें इस जो चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें आपको साम्यवादी को पढ़ना। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है और इसके क्रांति से सोवियत संघ का निर्माण होता है। सोवियत संघ का मूल उद्देश्य होता है पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों का विनाश, अमीरों का जो संपत्ति का संकेंद्रीकरण है उसको समान रूप से सभी में बांटना। इसी के आधार पर 1917 में यूएसएसआर बना। और जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो दूसरे विश्व युद्ध से जो पहले क्या था, पहले जो फ्रांस, ब्रिटेन जो एक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति थे, उनका क्या होता है, पूरी तरह से इनका क्या पतन हो जाता है और आर्थिक रूप से सैन्य महाशक्ति नहीं रह पाती। यानी जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला रहता है तो उस समय जो अमेरिका और जो सोवियत संघ रहता है ये एक सामान्य से देश थे, यानी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, सैनिक रूप से ये मजबूत देश नहीं थे, एक सामान्य से देश थे। और दूसरे विश्व युद्ध से पहले जो फ्रांस था, जो ब्रिटेन था, यह बहुत ताकतवर देश था। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो दूसरे विश्व युद्ध में फ्रांस एवं ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, सैनिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। और इन दोनों का जो जगह है कौन ले लेता है, फ्रांस का जो जगह है वो कौन, वो यूएसएसआर ले लेता है। और जो ब्रिटेन का जो जगह होता है ये कौन ले लेता है, ब्रिटेन का जो जगह है वह यूएसए ले लेता है। और जो कि ये दोनों देश अलग अलग विचारधारा को मानते थे। जो यूएसआर था ये साम्यवादी विचारधारा को मानता था, जबकि वही हमारा जो यूएसए हुआ ये पूंजीवादी विचार, जो कि दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट दुश्मन थे, यानी क्या थे, दुश्मन थे। ये क्या दुश्मन थे, ठीक है। दूसरा विश्व इन दोनों ने मिलकर साथ तो लड़ा जर्मनी के खिलाफ, रूस के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इन दोनों में इनके विचारधारा की वजह से कटु संबंध थे। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या ये दोनों देश एक महाशक्ति के रूप में उभरते हैं। और जब ना कि केवल ये उभरते हैं बल्कि इस होड़ में कि दुनिया का दादा, यानी दुनिया में एक महाशक्ति कौन बनेगा, दुनिया का जो लीडर है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला कौन देश बनेगा, ये दोनों एक दूसरे से दौड़ में आगे हो जाते हैं। और जो कि कहीं ना कहीं इन दोनों की विचारधारा कहीं ना कहीं अलग रही। तो 1945 में विश्व युद्ध तो समाप्त हुआ, लेकिन 1945 में जो शीत युद्ध है प्रारंभ हुआ। अब सवाल है कि क्या है शीत युद्ध, क्या है शीत युद्ध, क्या है। देखिए, शीत युद्ध का मतलब जब 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता तो उस समय अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति रूप में उभरती हैं। दोनों ताकतवर थे, आर्थिक रूप से भी बहुत ताकतवर थे,
सैन्य रूप से भी ताकतवर थे और दोनों एक दूसरे को पीछे करना चाहते क्योंकि दोनों की अपने अपनी विचारधारा थे और जो कि दोनों विचारधारा की वजह से एक दूसरे के शत्रु भी थे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों देश विश्व की एक महाशक्ति बनना चाहते थे कि पूरे विश्व पे इनकी विचारधारा रहे, इनकी विचारधारा के अनुसार शासन हो, व्यवस्था हो, आर्थिक नीतियां बनाई जाए और यह विश्व का नेतृत्व करे एक लीडर के रूप में। लेकिन जो कि दोनों ताकतवर थे, दोनों में से आपस में इनकी दुश्मनी रही। तो शीत युद्ध में क्या हुआ, जब ये प्रारंभ हुआ तो ये दोनों देश दूसरे देशों क्या करने लगे, अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट क्या करने लगे, इनको कमजोर करने लगे सैन्य रूप से, प्रशासनिक रूप से। जैसे कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांस जो कि कमजोर हो जाते हैं, तो इन लोगों ने जिन जिन देशों को गुलाम बनाया था वो सारे सारे क्या होने लगे हैं, आज़ाद होने लग जाते हैं, आज़ाद होने लगते हैं। जैसे भारत है, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान भी बनता है, अन्य अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं। जिन देशों को फ्रांस और ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था वो आज़ाद होने लगते हैं। जब वो सारे सारे देश जब आज़ाद होने लगते हैं तो उनके सामने आते हैं कि अपने देश के विकास के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाएं, यानी पूंजीवादी व्यवस्था अपनाएं कि साम्यवादी व्यवस्था अपनाएं। आप जानते हैं पूंजीवादी व्यवस्था क्या, देखिए पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार जो होती है वो निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देती है, निजी क्षेत्रों को यानी पूंजीवादी क्षेत्र में होता है कोई भी संपत्ति का मालिकाना हक लोगों के पास होता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे चाहे बस हो, ट्रेन हो, विमान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, यानी पूंजीवादी देश में जो भी चीज़ रहेगा, चाहे बस, ट्रेन, विमान, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट, कुछ भी हो, उस सबका मालिकाना हक किसके पास होता है, आम जनता के पास होता है। यानी अगर आप स्कूल चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, एक सिंपल रजिस्ट्रेशन का सरकार को सूचना तो आप चालू कर सकते हो। आपको क्या, आपको बस सर्विस का देना है, इसके लिए आप कोई एजेंसी खोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं। आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो, इसकी एजेंसी चाहिए, आपको सरकार से परमिशन नहीं चाहिए। आपको एलपीजी गैस है, यानी जो एलपीजी गैस होता है आपको उसको एजेंसी खोलना है या उसकी एक कंपनी खोलना है तो उसके लिए सरकार से परमिशन नहीं चाहिए, बस सरकार को आप सूचना दो आप खोल सकते हो। अगर आपको शराब की फैक्ट्री या कंपनी लगानी हो तो उसके लिए सरकार को बस सूचना एक सामान्य सा देना हमको लगाना है और सरकार को तुरंत परमिशन, यानी उस पर सरकार दबाव नहीं देती है। सरकार इसमें क्या करती है कि बाजार में जिस भी चीज़ की मांग हो, चाहे कपड़ा हो, खान पान हो, अनाज हो, हथियार हो या नशीली पदार्थ, कुछ भी जिस चीज़ की भी मांग है उसको क्या आप बनाओ और बेचो, हमको कोई आपत्ति नहीं। आप जिस चीज़ को सर्विस देना चाहते हो आप दे सकते हो। बड़े पैमाने पर अगर बात करें कोई उद्योग है, जैसे मान लिए कोई सिम कंपनी हो गई, कोई एक्सप्रेस हो गया, ट्रेन एक्सप्रेस हो गया, सिम कंपनी हो गई, ट्रेन एक्सप्रेस हो गया, कोई मोबाइल की कंपनी हो गई या कोई उद्योग हुआ, इस पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। योग क्या करती है, निजी क्षेत्र को पूरे रूप से अधिकार दी रहती है कि आप अगर इसको चलाना चाहो तो आप चला सकते हो, मालिकाना अधिकार आपके पास, यानी सरकार के पास संपत्ति ना के बराबर होती है। यानी पूंजीवादी देशों में संपत्ति जो होती है सरकार के पास ना के पास होती है। यहाँ जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका एक पूंजीवादी देश है तो अमेरिका में जितने भी सिम कंपनियां सब प्राइवेट हैं। अमेरिका में जितने भी ट्रेन के एक्सप्रेस जो चलाती हैं सब वो किसी ना किसी कंपनी की होती हैं, ठीक है। जितने भी बस चलते हैं किसी ना किसी कंपनी को होता है, उनको एक प्राइवेट कंपनियां उनको चलाती हैं। हमारे भारत देश में जैसे ट्रेन है वो सरकारी है, जो विमान है, एयरपोर्ट वो सरकारी है, जो बस स्टैंड है वो सरकारी है ना। जबकि अमेरिका जैसे या पूंजीवाद देशों में ऐसे आपको सरकारी संपत्ति नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगी वो प्राइवेट मिलेगी, किसी ना किसी कंपनी की होगी। तो पूंजीवादी देश से ये लोग क्या करते हैं, वो निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं कि आप निजी संपत्ति रख सकते हो, बड़े पैमाने पर रख सकते हो। जबकि वहीं पर जो साम्यवाद है ये इसका विरोध करता है, कहता नहीं किसी भी व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं। यानी आप निजी संपत्ति में आप अपना मकान भी जो रहेगा वो आपके नाम पे नहीं रहेगा, जो आपके पास जो भूमि रहेगी वो भूमि का मालिकाना हक आपके पास नहीं रहेगा। जैसे सर आपके पास 10 बीघे जमीन है, आप 10 बीघे जमीन में जो उगाना चाहो अपनी इच्छा अनुसार नहीं उगा सकते। जैसे 10 बीघे जमीन है, ये जमीन आपकी है, आप इस पर जब तक खेती करना चाहोगे तब तक सरकार आपको देगी, ठीक है। जैसे मैं इसको इरेज करके मैं अगर बताऊं जगह साफ करके, मैं
जगह। जैसे समाजवादी देश साम्यवादी विचारधारा में क्या है कि संपत्ति का जो मालिकाना हक होता है वो किसके पास होता है, वो सरकार के पास है। जैसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है, उसके पास 10 बीघे जमीन है, अब आपके पास अगर 10 बीघा जमीन है तो आप इसके क्या है, इस पे खेती कर सकते हो। आपसे जमीन ना तो सरकार छीनेगी, ठीक है, जब तक सरकार को उसको जरूरत ना हो। सरकार ने छीनेगी, एक बार दे देगी, जरूरत हो हालांकि वो ले सकती है, लेकिन सामान्यतः सरकार लेगी नहीं। ना तो कोई व्यक्ति उसको कब्जा कर सकता है, कोई निजी व्यक्ति भी उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, ठीक है। सरकार ने आपको दे दिया, ठीक, सरकार ने आपको 10 बीघे जमीन दे दी और सरकार उसको छीनेगी जब तक सरकार को बहुत जरूरत ना हो, ठीक है। आप उस पर खेती कर सकते हो, कोई निजी व्यक्ति भी वो संपत्ति को आपने खिलेगा। एक तौर पे सर उस संपत्ति का देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट मालिक कौन रहोगे, आप रहोगे। और रही बात उस जमीन पे खेती करने के लिए, तो उस जमीन पर आप क्या उगा सकते हो, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं उगा सकते हो। मेरी इच्छा हो तो मैं गेहूँ उगा लूँ, नहीं, मेरी इच्छा हुआ चावल उगाने के लिए मैं चावल उगा लूँ, या गेहूँ का फसल ना उगाते समय मैं जौ उगा लूँ, या जौ की जगह मैं सरसों की खेती कर दूं, सरसों की खेती कर, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी आपके पास पहले तो जो 10 बीघा जमीन है वो सरकार आपको देगी। सरकार कहेगी कि 10 बीघा जमीन आपको जरूरत है खेती के लिए, आप खेती करना चाहते हो, ठीक है, आप बहुत कम पैसा दे दो, और आप क्या करो, ये 10 बीघा लो, आपको जितनी आवश्यकता है उतनी सरकार आपको जमीन दे देगी, ठीक है। आप मान लीजिए किसान, आपको खेती के जमीन चाहिए, आपके पास जमीन नहीं है, आप फार्म भरो, सरकार आपको क्या कम पैसे में आपके परिवार के आपकी आवश्यकता के अनुसार जमीन दे देगी। और सरकार मान लिया आपको 10 बीघे जमीन दे दी, तो ऐसा नहीं कि 10 बीघे जो आपको जमीन मिल गया उस जमीन में आप जो चाहें वो उगा सकते हैं, नहीं, जो भी उगाएंगे वो सरकार निर्णय लेगी कि आप गेहूँ उगाएं, कि चावल उगाएं, कि सरसों की खेती उगाएं, कि दाल उगाएं, वो सरकार डिपेंड करेंगे। और इनडायरेक्ट रूप से उसके मालिक आप रहोगे, और डायरेक्ट रूप से वो संपत्ति सरकार की रहेगी। वो संपत्ति जो आपको दी जाएगी उसके लिए आपको बहुत कम शुल्क देना पड़ेगा, आपको जमीन आप उस पर आजीवन खेती करो जब तक आप करना चाहेंगे, सरकार आमतौर पर छीनेगी नहीं आपसे, ठीक है। तो साम्यवादी विचारधारा देशों में क्या होता है, जो संपत्ति का जो मालिकाना अधिकार हुआ, चाहे भूमि हुआ, मकान हुआ या अन्य कोई भी चीज हो, भूमि हुआ, मकान हुआ, रेल हुआ, रेल यानी आप ट्रेन से में ट्रेन हो गई आपका, फिर बस हो गया, विमान हो गया आपका, फिर उसके बाद से गैस एजेंसी हो गया, सिम कार्ड कंपनी हो गया, टीवी कंपनी हो गया। यानी जितनी भी कंपनियां, जो भी चीज़ें आप रहेंगे, जैसे स्कूल भी हो गया आपका, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अस्पताल हो गया, यानी ये जितने भी चीज़ें रहेंगे इनका संपत्ति का मालिकाना अधिकार सरकार के पास रहेगा। साम्यवादी देशों में क्या, अगर आप स्कूल खोलना चाहो तो नहीं खोल सकते। उन देशों में जो भी स्कूल रहेगी वो सरकारी रहेगा, प्राइवेट स्कूल नहीं रहेगा। आप अपने नाम पे स्कूल नहीं चला सकते। आप हॉस्पिटल अगर चलाना चाहोगे खुद का अपने नाम का, आप नहीं चला सकते। आप सर्विस देना चाहोगे आपको देने को मिलेगा, लेकिन आप निजी रूप से आप उसको नहीं चला सकते। आप सोचो कि मैं एक सिम कार्ड कंपनी खोल लूँ, मेरे पास बहुत पैसा, सरकार आपको उसकी आदेश नहीं देगी, ना के बराबर उसको आदेश नहीं देगी। यानी साम्यवादी देशों में जो भी मालिकाना हक रहेगा वो सरकार के पास रहेगा, सरकार उसकी मालिक रहेगी। तो पूंजीवादी और साम्यवादी देशों में बस ये अंतर है। पूंजीवादी देश में कुछ भी हुआ, चाहे ट्रेन हुआ, एयरपोर्ट हुआ, बस हुआ, चाहे टीवी कंपनी होगा, मोबाइल कंपनी हो, कुछ भी हो, सरकार उसका मालिक नहीं रहेगी, वो पब्लिक रहेगा। आप जो है, आपके पास पैसा है, अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हो सिम कार्ड की, आप खोल सकते हो। इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करो, आप कंपनी चलाओ खोलकर, सरकार को मतलब नहीं, सरकार कुछ नहीं उसके अधिकार में रहता है। लेकिन पूंजीवादी देश में, साम्यवादी देश में क्या होगा, जितनी भी जमीन, जो लोग घर पे रहते हैं वो घर भी उनका नहीं होता है, और सरकार क्या उसका कुछ रेंट लेती है या कम पैसे में आपको दी रहती है रहने के लिए। आप तब तक रह सकते हैं जब तक सरकार चाहे। आज सरकार को लगा नहीं आपका घर तोड़कर हमको सड़क बनाना है, तो सरकार आपका घर तोड़ देगी तुरंत 2 मिनट में, क्योंकि हमको सड़क बनाना है या सड़क चौड़ा करने का, आप कुछ नहीं कर सकते।
जब सरकार आपका घर तोड़ दे तो उसकी जगह पर आपको दूसरा घर दे देगी, जाइए ठीक है आप वहाँ रहिए, हमको सड़क बनाना है, ठीक है उस तरह के। तो दोनों देशों में बस एक ही अंतर है कि पूंजीवादी देश में संपत्ति का अधिकार लोगों के पास होता है, कुछ भी हुआ आप रख सकते हो। साम्यवादी देशों में जितने भी संपत्ति का अधिकार हुआ सब सरकार रखती है, सब सरकार रखती है। निजी लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े संपत्ति को आप रखो। वहीं पर जो एक और विचारधारा होती है जिसको कहते हैं मिश्रित मिश्र, इसको कहते हैं मिश्रित कैपिटल करते हैं पूंजीवादी। मिश्रित देश से आते हैं, अगर आप देख लो पूंजीवादी होकर समाज, एक आते हैं मिश्रित आते हैं, एक आते हैं मिश्रित आते हैं, मिश्रित। अब जो मिश्रित होते हैं ये क्या होते हैं, ये पूंजीवादी प्लस साम्यवादी दोनों का मिश्रण होता है, यानी आधा इसका और आधा दोनों का मिश्रण होता है। जैसे भारत ले लें, भारत क्या है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसमें दोनों का गुण रहेगा, साम्यवादी का भी रहेगा पूंजीवादी का भी रहेगा। जैसे हमारे यहाँ अगर आप BSNL ले लो, BSNL, तो BSNL जो है एक सरकारी सिम है, इसको सरकार चलाती है, सरकार चाहे तो सिम कंपनी एक या दो भी कर सकती है। BSNL जो सिम है सरकारी सिम है, ये सरकार चलाती है, लेकिन सरकार चलाती है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने अधिकार दिया कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट अगर सिम कार्ड कंपनी खोलना चाहे तो खोल सकता है, हम उसको रोकेंगे नहीं। जबकि पूंजीवादी में क्या है, सरकार नहीं चलाएंगी, और साम्यवादी देश में क्या सरकार ही देखेगी। जबकि भारत जैसे देश में क्या जो कि मिश्रित है दोनों देखने को मिलेगा, आपको यहाँ प्राइवेट सिम कंपनियां भी देखेंगे, आपको सरकारी सिम कंपनियां देखने को मिलेगा। आप जो है अगर कोई बस एजेंसी चलाना चाहते हो तो प्राइवेट रूप से आप चला सकते हो, सरकार रोकेगी नहीं, आप चलाओ, सरकार को टैक्स दो, सरकार को मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन पूंजी समाजवादी में क्या बस एजेंसी सरकारी चलाई, कोई किसी निजी व्यक्ति कोई निजी कंपनी नहीं होगा। देखिए भारत में अगर आप देखो तो बस आपको दोनों मिल जाएंगे, सरकारी बस एजेंसी भी मिलेंगी, सरकारी बस भी मिलेगा प्लस प्राइवेट बस भी मिलेगा, आपकी जो आपको जरूरत हो आप उसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर रेल की बात की जाए तो देखिए जाए, रेल की बात करें तो जो रेल है क्या ये सरकारी है, जो ट्रेनें होते हैं आमतौर पर क्या ये सरकारी है, सरकार इसके मालिक होते हैं। जबकि पूंजीवादी देशों में नहीं, जबकि साम्यवादी देशों में सरकार होती है। और जो कि भारत क्या है, भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जिसका मालिकाना हक लोग हैं और जिसका मालिकाना हक सरकार के पास है। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे देखें, साम्यवादी में क्या कि स्कूल कॉलेज जो सरकार रख सकती है, इनमें क्या कि सरकार नहीं रखेगी, इनके लिए सरकार रखेगी नहीं, इनके लिए सरकार ही रखेगी। भारत में क्या है, सरकारी स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्लस अगर आप प्राइवेट स्कूल खोलना चाहो तो आप खोल सकते हो, इसकी आपको अनुमति दी जाएगी। सरकारी आपको अस्पताल भी देखने को मिलेंगे, प्लस अगर आप प्राइवेट अस्पताल खोलना चाहते हो तो आप खोल सकते हो। जबकि इन दोनों देशों में एक ही होगा, या तो इन दोनों देश में एक ही होगा। पूंजीवादी देश में क्या है, सरकार अस्पताल नहीं खोलेगी, सरकार अस्पताल आमतौर पर देखा है उसका नहीं आप देखेगी। हालांकि वर्तमान समय में बहुत से देश का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन पूंजीवादी विचारधारा के सरकार जो है सरकारी स्कूल नहीं खोलेगी, सरकार जो है सरकारी स्कूल नहीं चलाएगी, सरकार का रेलवे नहीं चलाएगी, सरकार क्या है बैंक नहीं चलाएगी, सरकार क्या है आपका जो है सिम कंपनी नहीं चलाएगी, सरकार क्या है गैस जो कंपनी नहीं चलाएगी, ये सारे निजी लोग चलाएंगे। आप चलाओ, हमसे उससे कुछ नहीं दे, हम बस देश चलाएंगे। इनमें क्या है, सरकारी अस्पताल चलाएगी, सरकारी स्कूल चलाएगी, सरकारी बैंक चलाएगी, सरकारी सिम कंपनी चलाएगी, सरकारी ट्रेन चलाएगी, आप नहीं चला सकते हो। भारत में क्या है, आप सरकारी स्कूल चलाना चाहते हो, भारत में क्या है सरकारी स्कूल चलता है, प्राइवेट स्कूल चलाना चाहते हो आप चला सकते हो। भारत में क्या, अगर आप सरकारी अस्पताल है, अगर आप प्राइवेट अस्पताल चलाना चाहते हो आप चला सकते हो। भारत में क्या है, सरकारी बैंक है जैसे SBI हो गया, आप प्राइवेट बैंक खोलना चाहते हो खोल लो, जैसे HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये प्राइवेट बैंक है। भारत में क्या है, आप देख लो बस जो है सरकारी बस भी आपको मिलेंगे, प्राइवेट बस भी मिलेंगे। भारत में क्या आपको जो है सरकारी आपको BSNL कंपनी सिम कार्ड कंपनी मिलेगा, प्राइवेट में आपको एयरटेल जियो VI मिल जाएगा आपको। यानी भारत दोनों को लेकर चलता है कि आप सरकारी भी रहेंगे प्राइवेट दोनों, जिसको ऊपर है सरकार भी देखेगी प्लस आम जनता को भी हम अधिकार देते हैं, अगर वो चलाना चाहती है तो चला सकती है। जबकि इन दोनों देशों में नहीं है, इन दोनों देशों में क्या फिक्स है कि या तो हम ही करेंगे तो सरकार करेगी।
तो ये दोनों क्या एक दूसरे के विचारधारा के अपोजिट हैं, और कहीं ना कहीं जो साम्यवादी है इसका दुश्मन है, और जो पूंजीवादी है इसका दुश्मन, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो हुआ क्या, जब अब दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब ब्रिटेन और फ्रांस कमजोर हो गए, तो इन्होंने जिन जिन देशों को गुलाम बना कर सारे सारे देश आज़ाद होने लगे। अब जब आज़ाद होने लगे तो उनको क्या, ये दोनों देश अपने गुट में मिलाना चाह रहे थे कि देखो तुम आज़ाद हो गए, तुम अपने अर्थव्यवस्था को हमारी ओर रखो, और हमारी ओर से रखो, हमारे आधार पर रखो, कि सरकार कुछ नहीं चलाएगी, जो भी क्षेत्रों को चलाना होगा सब निजी लोग चलाएंगे। जबकि साम्यवादी आकर उन देशों करते थे कि आप हमारे गुट में हो, जो भी चीजें क्या है, जो भी चीजों को चलाना होगा आप चलाइएगा, जनता नहीं चलाएगी, क्योंकि आप सरकार है तो सभी आप ही चीजों को देखेगा। तो जब देश नए नए आजाद होने लगे तो दोनों देश क्या, उन दोनों देशों को अपने अपने गुट में शामिल करना चालू कर दिया। और जब अपने अपने गुट में जब शामिल करना प्रारंभ कर दिया तो दोनों देश क्या थे, इन सभी नए नए देशों को प्रलोभन देते हैं। जैसे सोवियत संघ क्या करता था, जो देश जो बहुत गरीब थे, जो बहुत पीछे होते थे, उनको अपने गुट में शामिल करने के लिए कहता कि आप हमारी विचारधारा को अपनाकर अपने देश का संचालन करो, इसके वजह से हम क्या आर्थिक रूप से आपको जो भी सहायता हो हम आपको सहायता देंगे, आप गरीब हो, आपको पैसा चाहिए, तकनीक चाहिए, जो भी चाहिए हम देंगे। और कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ था वो अपना पैसा, बहुत अच्छा खासा पैसा इन देशों पर खर्चा भी करता था ताकि वो उसके साथ रहे, उसके पक्ष में रहे। वहीं पर अमेरिका भी जो था इन देशों का समर्थन करता था विकास के स्तर पर, कि देखो हमने अपने देश में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, उद्योगों का हमने बढ़ावा दिया, तो बेरोजगारी हटी, गरीबी हटी, भुखमरी हटी, अन्य चीज़ें हटी, हमारे देशों का देखो विकास हुआ, हमारे देश में अच्छी सुविधा है, आप अपने देश में चीज़ों को करोगे तो आपका भी देश का भी विकास होगा। तो दोनों देश इन नए नए देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था जो नए नए देश आ रहे हैं इनके गुट में शामिल होंगे तो उनकी क्या ताकत बढ़ेगी। क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो ही देश थे, या तो एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। अब दोनों देश चाहते थे विश्व की महाशक्ति बनना, कि एक ही देश महाशक्ति के रूप में हो। इसके लिए ये अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी नए देश थे, जितने भी छोटे देश थे, उनको अपने गुट में अपने ओर झुकाना एक चाहते थे, अपने पक्ष में लाना चाहते थे। इसी के संदर्भ में अगर आप देखो, भारत 1947 को आज़ाद हुआ। अब भारत की समस्या थी कि वो अमेरिका के समर्थन करे कि सोवियत संघ का समर्थन करे। तो हमने क्या किया, हमने दोनों का पक्ष ले लिया। हमने कहा हम आपका भी समर्थन करेंगे, हम आपका भी करेंगे। हम आपका समर्थन करने के लिए हमने अधिकार दे दिया उस समय कि ठीक है, कोई व्यक्ति ये निजी चीज खोलना चाहेगा हम रोकेंगे नहीं। हमने इनका समर्थन करने के लिए हमने ये कर दिया कि जो ट्रेन है, जो एयरलाइंस है, विमान है, ये सरकारी देखिएगी, बात खत्म। तो हमने दोनों को एक साथ हमने ले लिया, ना तो इनको दुख हुआ ना तो उनको हुआ, तो हमने मिश्रित अपना लिया। जबकि वहीं पर जो हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान था, उसने क्या किया, उसने पूंजीवादी विचारधारा को अमेरिका के पक्ष में, अमेरिका के गुट में गया। ठीक है, तो ये दो विचारधाराएं देश थे, एक साम्यवादी, एक पूंजीवादी। ठीक है, तो इसी के साथ जब दूसरा विश्व समाप्त हुआ तो इन दोनों देश में यह होड़ लग गई थी, देश में आगे, विश्व में आगे निकलने के लिए, विश्व में एक महाशक्ति के रूप में बनने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हमको सोवियत संघ, जो हमारा सोवियत संघ है, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा देश है, जो सोवियत संघ, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सोवियत संघ का गठन कैसे हुआ, फिर सोवियत संघ बाद में टूट जाता है, फिर इसका पतन हो जाता है, और विश्व में एक ही